नमस्कार साथियों, स्टडी बेटर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो यूपीटीईटी है, यूपीटीईटी 2021 का आप देख सकते हैं हेडिंग पड़ी हुई है, उसमें हमने जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस तो पूरा नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज में आज हम जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता भी होगा कि आपको प्राइमरी, अगर आप प्राइमरी की टीईटी दे रहे हो प्राइमरी वर्ग की, तो उसमें इंग्लिश और संस्कृत दो सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको प्राइमरी जूनियर दोनों में है, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। हिंदी सबके लिए मस्ट है, हिंदी आपको अनिवार्य विषय है, हिंदी तो आपको करनी ही होगी। इंग्लिश में आपको ऑप्शन है, या आप इंग्लिश ले सकते हो या आप संस्कृत ले सकते हो। ओके, तो आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, और शायद यही आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में भी यही सब है। ओके, जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं वैसे ही चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले हम जो क्लासिकल ग्रामर है, इसमें जो जनरल ग्रामर है जो आपसे पूछी जाती है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसको ग्रामर कर देते हैं। ओके, जो क्लासिकल ग्रामर है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, ये आपने कभी न कभी जरूर सारी चीजें पढ़ी होगी, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक, यहां तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। अब नाउन की डेफिनेशन आ सकती है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, लेकिन नाउन की एग्जाम्पल के तौर पे आ सकता है। मान लीजिए 4 शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें नाउन है। ओके, इसी तरह प्रोनाउन का हो गया, एडवर्ब का हो गया, एडजेक्टिव का हो गया। क्वेश्चन जो जनरली आते हैं वो एग्जाम्पल फॉर्म में आते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि 4 शब्द दिए हुए हैं, समझ लीजिए कावर्ड, कावर्डिस, कावर्डली, ओके, कावर्डनेस, 4 शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें एडवर्ब है, कौन सा इसमें एडजेक्टिव है, कौन सा इसमें नाउन है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब, अब ये आप तभी कर सकते हो जब आपको सबकी डेफिनेशन पता होगी। ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डेफिनेशन। जैसे एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव जो भी होगा वो उस सेंटेंस में आए हुए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो विशेषता है, उसकी जो विशेषता है उसको बताएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लें, ही इज अ क्लेवर बॉय। ओके, ये जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज अ क्लेवर बॉय, तो बॉय जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे ही इज अ CLE क्लेवर बॉय। ओके, ये यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपसे इसमें पूछेगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। ओके, तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्लेवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण यहाँ पे क्लेवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉय जो ऑब्जेक्ट है, तो लड़के की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तो सबसे आसान हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको अगर कठिन करना पड़ता, कठिन बनाना होता है, तो इसी में ऐसा सेंटेंस दे देगा जिसमें 2 या 3 एडजेक्टिव लगे हुए होंगे। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। आप ऑब्जेक्ट को देखिएगा कि ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया बॉय, तो बॉय की विशेषता बतलाई जा रही है। ही इज अ बॉय। सपोज करिए यहाँ पे क्लेवर ना होता, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो कैसा लड़का है? तो वो एक चालाक लड़का है, चतुर लड़का है। ओके, तो इस तरह से आप अगर कैसा लगा कि आप अगर करेंगे तो आपको उत्तर यहाँ पे निकल जाएगा। सो ऐसा यहाँ पे नाउन का हो गया, नाउन पे दे देगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ऐसा आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मींस अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, 4 शब्द जैसे दिए हुए हैं, एक हो गया कावर्ड, ओके, एक होगा कावर्डिस, एक हो गया कावर्डली। ओके, और इसी तरह कोई एक और शब्द मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कावर्डनेस। मान लीजिए 4 शब्द आपको दिए हुए हैं। अब आपको इसमें से ऑप्शन पूछेगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन, तो नाउन कौन है? कावर्ड, कावर्ड नाउन हो जाएगा। और वो कावर्डिस, कावर्डिस जैसे कावर्डली, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए, एडवर्ब और एडजेक्टिव को पहचानना बहुत आसान है। यहाँ पे एडवर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया विशेषण, तो जो वर्ब लगी होगी, ओके, सो वर्ब की विशेषता को बतलाएगा तो उसको हम एडवर्ब कह देंगे, और वो अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा तो उसको हम एडजेक्टिव कह देंगे। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे दिया हुआ हो
आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये वीडियो हो जाएगा तो उसके बाद में आपको 2-3 एग्जाम्पल करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो ये क्लासिकल ग्रामर हो गई, जहां से आपको ये आपने हाई स्कूल, इंटर, 8th में भी, इंटर में भी, ग्रेजुएशन में भी, अगर आपने मान लीजिए भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ जहाँ पे इंग्लिश रही हो आपके पास में, तो वहां भी पढ़ा होगा, अदरवाइज आपने इंटरमीडिएट तक तो सारी चीजें पढ़ी होगी। फिर यहाँ पे आता है 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, देखिए ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं, ओके, तो 3 तरह के होते हैं, ओके। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, अदरवाइज एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ओके। जैसे ऑन हो गया, अबव हो गया, ओके, विद हो गया, ऑफ हो गया, टू हो गया, इस तरह का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उसको आप जरूर कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको होते हैं कई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें कि कई प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो शब्द के साथ ही, मतलब वो उसी शब्द के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहे, ही प्रेफर्स कॉफी, ठीक, और यहां पे डैश डैश लिखा हो टी, ओके, ये मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्रेफर्स हो गया, तो प्रेफर्स के बाद हमेशा जो कंजंक्शन, जो प्रीपोजिशन लगेगा वो हमेशा टू लगता है। तो इस तरह से और भी कई सारे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, इस तरह से बहुत सारे हैं, ओके। जैसे अकस्टम्ड हो गया, अकस्टम्ड टू, ओके, एंड ही इज, जैसे डायरिया है, ओके, तो डायरिया जैसे एक बीमारी है, तो बीमारी की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो उसको ऑफ कहते हैं, ही इज डाइड ऑफ कॉलरा, ओके। तो इसी तरह प्रेफर टू टी हो जाएगा। तो इस तरह के जो एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो जैसे दिया हुआ है कि जैसे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उसके बाद हमेशा एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लगेगा। बस आपको वो अगर आप रिवाइज कर लोगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चन, और आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन अगर टफ करना होता है तो एक ही सेंटेंस में 2 आपको प्रीपोजिशन भरने को दे देगा, ओके। जैसे क्वेश्चन को दे देगा, फिर उसमें 2 जगह डैश डैश लगा होगा, तो आपको 2 प्रीपोजिशन वहां पे फिलअप करना रहेगा। इसी तरह कंजंक्शन का हो गया। अब कंजंक्शन में अगर सेंटेंस में उसने कह दिया हुआ है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में ही कह दिया हुआ है कि आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़िए या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जोड़िए, तो आपको रहेगा कि आपको उसी जैसे बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ना है या आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड करना है, तो उसी हिसाब से करना होगा। अदरवाइज अगर कंजंक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा कि कैसे उसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ओके। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सबसे जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है नॉट जैसे हो गया, नॉट और नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं लगा हुआ है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। और उसमें पूछेगा व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, आपने सपोज करिए नॉट नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए जरूर, उससे आपको सही उत्तर निकालने में और ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप 1 सेकंड फालतू दे दोगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। तो ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में हो गया, इसकी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि ये सबसे हिट टॉपिक है। यहां से आपको नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। इसी तरह आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच का है, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन अब तो नहीं आता है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है सिलेबस में कि फिगर्स ऑफ स्पीच का टॉपिक दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप 2012, 2015 के बाद के क्वेश्चन पेपर देखोगे, 16 में भी शायद है, 2016, 17, 15, 14, इस तरह के 2016 के बाद के, 2016 के पहले के अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, अब पता नहीं सिलेबस में पहले रहा होगा उस वजह से उसका पूछा गया हो या मेंशन नहीं है, लेकिन आप फिगर्स ऑफ स्पीच को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम एक ही, जहां तक मैंने अभी जितने पेपर सॉल्व किए उसमें इसी तरह का एक ही क्वेश्चन रहता है, तो आप फिगर्स ऑफ स्पीच को देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं, आपको ऑक्सीमोरन हो गया, ओके, सिमिली हो गया, हाइपरबोल हो गया, इस तरह के आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आपका जेंडर हो गया। जेंडर का भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा, इसमें सपोज करिए 4 ऑप्शन आपको दे देगा, फिर पूछेगा इसमें से कौन सा मैस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिनिन जेंडर है, कौन सा न्यूट्रल जेंडर है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। मीन्स आप
सपोज कि इसका टॉपिक जरूर पढ़िए। जैसे नाउन के बारे में आपने पढ़ा, तो नाउन के बारे में आप नाउन के डेफिनेशन क्या हो गई, उसके कौन कौन से टाइप हो गए, किस तरह के टाइप के नाउन होते हैं, वो तो आप जरूर पढ़िए, वहां से क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन जब एग्जाम्पल के फॉर्म में आता है, जैसे आप जेंडर के बारे में पढ़ोगे तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन जेंडर सब पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, लेकिन आपको क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे आएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए लेकिन सॉल्व आप क्वेश्चन को करिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आर्टिकल का आ गया। आर्टिकल का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल के भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए अब चूंकि टीटी का पैटर्न ही ऐसा कि उसमें आपको 3 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो हर एक सब्जेक्ट से बनाने ही पड़ेंगे। ओके, सो 30 क्वेश्चन में इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो हर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप फोकस कर लीजिए, तो आपको हो सकता है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ बताऊं, सपोज करिए यहाँ पे देखिए ये सिनोनिम एंटोनिम हो गया। ओके, सिनोनिम एंटोनिम एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसमें पढ़ते चले जाओगे तो बहुत सारे टर्म है, ऐसे 2, 4, 10 नहीं, ऐसे हजारों टर्म आपको मिलेंगे जो सिनोनिम एंटोनिम का मिल जाएगा। तो आपको ये ऐसा टॉपिक है जो आप प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें आप जितने याद कर लोगे उतने कम है। ओके, तो ये तो ऐसे टॉपिक हो गए जहां पे क्वेश्चन आते हो, यहां से भी कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको एंटोनिम से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आप यहाँ से सिनोनिम के मिल जाएंगे। ओके, इसी तरह होमोफोन्स का हो गया। देखिए होमोफोन्स नहीं लिखा होगा, ये होमोफोन्स जिसको आप अनेकार्थी शब्द कहते हो, हिंदी में जिसको आप अनेकार्थी शब्द कहते हो उसको हम होमोफोन्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से आता है। इडियम एंड फ्रेजेस समझ गई, अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज्यादा है। तो ये इधर का टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी, बहुत ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा तब आप कर पाओगे। लेकिन इधर का ये इतना है, ये मतलब यहां तक का जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है ये आप अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो। ओके, जैसे आर्टिकल का हो गया, तो आर्टिकल में आपको देखिए 3 ही आर्टिकल है इसमें, ए एंड द। ओके, बस यही है, ए एंड द, डेफिनेट इंडेफिनिट को आप पढ़ लीजिए, उसमें कौन सा आर्टिकल कहां यूज होता है, इसमें लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा है कि हर बार क्वेश्चन आपको नया ऐड होता है, सिलेबस में नया ऐड होता नहीं। 3 आर्टिकल है, ए एंड द, तीनों का यूज पढ़ लीजिए और तीनों के लगभग 5-5, 6-6 एग्जांपल आप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कहां पे। जैसे कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले कौन सा लगेगा, एंड का यूज कहां पे होता है। ओके, इसी तरह द का यूज कहां पे होता है, ए का यूज कहां होता है, तो इन तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिए। ओके, आप आधे घंटे अगर आप इसको दे दोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपको ये क्वेश्चन जो है यहां से हो जाएगा। ओके, और यहां से अगर मैं बात करूं तो कम से कम तो आपके 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ओके, 8 से 10 क्वेश्चन, ये जो पोर्शन हमने डिस्कस किया यहां से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, फिर हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, देख लीजिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंटर में भी आपके पास इंग्लिश अगर रही होगी तो आपने जरूर पढ़ा होगा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। ओके, सेंटेंस को जैसे दिया हुआ है, कोई कंपाउंड सेंटेंस दिया है तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाना, सिंपल दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाना, कंपाउंड बनाना। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाले ही क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। सिंटेक्स का मतलब हो गया कि उसमें एरर छांटना। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कहीं पे सपोज करिए प्रीपोजिशन गलत दिया हुआ है, या आर्टिकल गलत दिया हुआ है, जेंडर गलत दिया हुआ है, कंजंक्शन गलत दिया हुआ है, तो उसमें उस जो गलतियां हैं सिंटेक्स को उसमें छांटना, उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फिर टेंसेस का देख, टेंसेस तो एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है अगर आप टेंस के बारे में समझ लोगे, टेंस को अगर आप अच्छे से कर लिया देखिए तो आपका बहुत सारा चीज इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि टेंस को अगर आपने समझ लिया तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएगा जैसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। सपोज करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब आपको पूछेगा कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, या पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बदलना है। तो 3 है आपके, देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 है। अब तीनों के 3 और है, 4 और है,
तो 12 आपके टोटल है। तो अगर आप इसको कवर कर लोगे तो यहां से भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाएंगे। ओके, और कन्वर्जन के ही आते हैं, प्रेजेंट से परफेक्ट में बनाना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करना, फ्यूचर इंडिफिनिट को फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना, इस तरह से भी दे दिया जाएगा। और क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, सपोज करिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, बस आपको करना क्या है, आप सबकी प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, किसमें कौन सी मेन वर्ब लगती है, कहां पे आईएनजी फॉर्म यूज होगा, कहां पे थर्ड फॉर्म यूज होगा, यही आपको इसमें समझ लेना है, फिर आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। ओके, तो सिंटेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, टेंस, और फिर एक्टिव पैसिव से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। इसमें क्या दिया जाएगा आपको, एक्टिव में समझ लीजिए कोई एक ऐसे दे दिया जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना रहेगा कि इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। ओके, या आपको सेंटेंस डायरेक्ट दे दिया जाता है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, अब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, ही गोज टू मार्केट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, या उल्टा दिया जा सकता है, ही इज गोइंग टू मार्केट, अब इसको आप एक्टिव पैसिव दोनों में, मतलब चूंकि पैसिव में एक्टिव में दिया हुआ तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना रहेगा, या अगर पैसिव में दिया होगा तो उसको आपको एक्टिव में कन्वर्ट, तो उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब एक्टिव पैसिव में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कैसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहां पे आईएनजी फॉर्म लगेगी, कहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर यहाँ पे नरेशन का हो गया। अब एक्टिव पैसिव और नरेशन दोनों में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, सब इन द सेंस है कि आपको असर्टिव सेंटेंसेस का भी पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव का भी पढ़ना पड़ेगा, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सबका मतलब आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सो बहुत कठिन नहीं है, आपने इंटरमीडिएट तक आई थिंक पढ़ा ही होगा, अगर आपने साइंस से भी पढ़ा होगा तो आपने ये सब पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में। यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये है आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा, बस ओके, जो सुनने हो जाएगा। सो एक्टिव पैसिव का हो गया। नरेशन के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नरेशन में भी क्वेश्चन आपको समझ लीजिए दिया जाएगा, कोई सेंटेंस दे दिया गया इन डायरेक्ट स्पीच में, अब उसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना रह सकता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ओके, या डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, उल्टा भी पूछा जा सकता है। इसी तरह एक्टिव पैसिव में भी है, ओके, आप पढ़िएगा दोनों का कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाना। इसी तरह डायरेक्ट में दिया हुआ है, और अगर आप एक समझ लोगे, सपोज करिए आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, और आपको पूछ रहा है एक्टिव वॉइस में, तो आप उस सेंटेंस को जो ऑप्शन आप सपोज करिए एक्टिव वॉइस में आपको बनाना है, तो पहले आप सेंटेंस सब 4 ऑप्शन से निकाल लीजिए, फिर आप देखिए कि जो सेंटेंस आपने सही निकाला है उसका आप अपने मन से पैसिव वॉइस बनाइए। तो अगर उसका पैसिव वॉइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही बन के आ रहा तो वही आपका सही हो जाएगा। इसी तरह एक्टिव नरेशन में भी है, नरेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का आपको ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि कहां पे कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी, ओके, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो उसमें कहां पे ऑर्डर लगेगा, कहां पे रिक्वेस्टेड लगेगा, कहां पे सजेस्टेड लगेगा, कहां पे एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, इस तरह के जो है, जैसे इंट्रोगेटिव में है तो कहां पे हम वेदर लगाएंगे, कहां पे इफ लगाएंगे, कहां पे दैट लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर आपका एरर फाइंड करने का है। देखिए एरर फाइंड करने का इसी सिंटेक्स में ही आ जाएगा। एरर फाइंड करने का मतलब आपको सेंटेंस 4 दिए रहेंगे, उसमें बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस उसमें गलत है, ओके। तो ये सबसे हिट टॉपिक है, यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी मिल जाएंगे, ओके। उसमें 4 सेंटेंसेस आपको दिए रहेंगे, 4 में से हो सकता है 3 सही हो, 1 गलत होगा, या ऐसे दिया रह सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से 1 गलत होगा, 3 सही होगी, या 3 सही होगा, 1 गलत होगा, तो ऐसे आपको करना है। और गलतियां कहां पे हो सकती हैं, देखिए ग्रामर, सभी ग्रामर जो हमने बताया ना, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, जेंडर का, आर्टिकल का, या ट्रांसफॉर्मेशन का, या इस तरह का, ये जो टॉपिक्स हैं रखे, इसी में से आपको क्वेश्चन यहाँ पे एरर फाइंड करने को दिए जा सकते हैं। सपोज करिए आर्टिकल गलत लगा हुआ है, ओके, ए की जगह एन लगा हुआ है, एन की जगह द लगा हुआ है, ओके, जेंडर गलत लगा हुआ है, या हेल्पिंग वर्ब जैसे कंजंक्शन गलत ऐड हुआ है, प्रीपोजिशन गलत ऐड हुआ है, या सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोई है उसमें बेस्ट की जगह बेटर लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट अगर लगेगा तो सपोज करिए कंपैरेटिव डिग्री में वहां पे बेस्ट लगा हुआ है, तो वहां से आपको ऐसे क्वेश्चन करने देंगे,
ओके, तो ये आपके इधर का क्वेश्चन हो गया। ये अगर आप ढंग से कर लोगे, ये इतना एरिया अगर आप ढंग से कर लोगे तो आपके एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 18 से 20 से 22 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। और ये बहुत कठिन नहीं है, यहाँ पे आप केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, रूल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ठीक, फिर हम आते हैं इधर का, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक और करेक्शन का। देखिए ठीक, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 4 आपको स्पेलिंग दे दी जाएंगी, 4 स्पेलिंग दे दी जाएंगी और आपको पूछेगा कि कौन सा मिस स्पेल्ड है या कौन सा सही स्पेल्ड है। ओके, तो 4 स्पेलिंग वो अलग भी हो सकती हैं या 4 स्पेलिंग एक ही हो सकती है। जैसे हम जैसे डिक्शनरी दिया हुआ है, सो डिक्शनरी की 4 स्पेलिंग दी हुई है। अब डिक्शनरी की सही तो कोई एक ही स्पेलिंग होगी, कहीं पे सपोज करिए आई की जगह ई लगा होगा, ए की जगह ई लगा होगा, इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो उसमें आपको सही बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पे भी इसमें भी कुछ रूल हैं, जैसे अगर किसी वर्ड से पहले वोवेल लगा हुआ है तो कौन सा उसके बाद का जो वर्ड है वो डबल बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, या कौन सा 1 बार लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ से भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेंगे। इसमें जनरली आपको स्पेलिंग वाला ही दिया जाता है कि 4 स्पेलिंग दी रहेगी, आपको बताना होगा कि कौन सी सही स्पेलिंग है। ठीक, फिर यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम हो गया, होमोफोन्स हो गया, इडियम फ्रेज हो गया। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपको जितने आप पढ़ लोगे, पहले भी मैंने बताया, जितना आप इसमें पढ़ लोगे उतना ही कम है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें सिनोनिम और एंटोनिम अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो आप उसी को रिवाइज करिएगा, नए पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आप जो पढ़ चुके हो वो भी आपका मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। होमोफोन्स इसी तरह हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इडियम्स और फ्रेजेस में भी, जिसको मुहावरे लोकोक्ति हिंदी में कहते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर सपोज करिए इडियम आपको दिया हुआ है, फिर उसका मीनिंग 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें कौन उसका करेक्ट मीनिंग बता रहा है वो आपको टिक करना रहेगा इडियम फ्रेज में। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको देता है, इंग्लिश हिंदी में जिसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये यहां से आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, ये पूरा 10 से 12 क्वेश्चन आपका कवर करेगा। ओके, अनसीन पैसेज में मैंने देखा है कि अगर आप केवल देखिए, अगर आपके पास टाइम है अनसीन पैसेज पढ़ने को तो आप जरूर पढ़िए, ठीक, लेकिन क्वेश्चन उसमें ऐसे आते हैं कि आप बिना अनसीन पैसेज पढ़े हुए भी आप उसको ऑप्शन कर सकते हो। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद आपको जनरली 2 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं आता है। मैं टीटी की बात कर रहा हूँ, यूपी टेट की, सीटेट की बात नहीं कर रहा हूँ। सीटेट में तो बहुत लंबा पैराग्राफ आता है, फिर आपको उसमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो पैराग्राफ उसमें लंबा होगा और वो आपको पढ़ने के बाद ही आंसर निकलेगा उसमें। लेकिन यूपी टीटी में क्या है, अनसीन पैसेज अगर आप नहीं भी पढ़ते हो एक बार, तो आप केवल क्वेश्चन करके भी आंसर कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटीफुल, सपोज करिए कहीं पे जो पैसेज दिया हुआ है इसमें कहीं पे ब्यूटीफुल शब्द आया हुआ है, ठीक, तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन इसमें जो दिए रहेंगे, अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि अंडरलाइन वर्ड, सपोज करिए ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसमें वो अंडरलाइन है, तो उसमें पूछेगा अंडरलाइन वर्ड ब्यूटीफुल है, तो इसका आप अपोजिट बताइए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप डायरेक्ट देखिएगा कि ब्यूटीफुल के जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं उसमें से अगर कोई सही निकल रहा है तब तो ठीक है, अगर सही नहीं निकल रहा है तभी आप अनसीन पैसेज पढ़िए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आता हुआ है। जैसे ब्यूटीफुल दिया हुआ है, इसका अपोजिट भी पूछ सकता है, इसका एंटोनिम मींस एंटोनिम पूछ भी सकता है और सिनोनिम भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ब्यूटीफुल के, अब आपको बताना होगा कि कौन इसका पर्यायवाची है, सिनोनिम है। ओके, तो ऐसे आप अनसीन पैसेज को करिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, ठीक, अब आपको हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जो आपकी यूथ की जो बुक है, मैंने यूथ की बुक से किए हुए हैं, तो उसमें से आपको मैं करवा देता हूँ कुछ। देखिए तो उसमें ऐसे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक सेकंड, देखिए ये यूथ की बुक है, ये 2019 का पेपर है। देखिए इसमें जैसे आया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि सरदार पटेल डैश द फार्मर्स ऑफ बारदोली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
कि अब इसमें ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से आपको राइट वर्ड सेलेक्ट करना है। इसमें कौन से दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है, एलईडी। देखिए अब यहाँ पे वही है, 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिए हुए हैं मैं बताता हूं आपको। ये लेड दिया हुआ है, ठीक, लीड ये दिया हुआ है, लैड दिया हुआ है, और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सरदार पटेल डैश द फार्मर्स ऑफ बारदोली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे लेड होगा। लेड देखिए है तो सबका आप अगर करोगे तो सबकी जो प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही जैसा होगा, लेकिन लेड का मतलब होता है लीड करना, लीड करना जो है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए लीड करना, ये भी लीड करना है, ये जो है फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे लेड सेकंड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे जो कि वो लिखा हुआ है ना कि फॉट मतलब लड़े, द फार्मर्स ऑफ बारदोली इन देयर फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट टेंस में दिया हुआ है। तो जो कि पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम उसकी वर्ब जो लगेगी वो भी आपकी सेकंड वर्ब लगेगी, पास्ट टेंस की वर्ब लगेगी, इसलिए यहाँ पे लेड जो है वो थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लगा देंगे। सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों लीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों लेड होंगी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। और आपके एक्टिव पैसिव का जैसे यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ रिक्वेस्ट, मींस 4 क्वेश्चन आपको दिए, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से ये बताना होगा कि किसमें रिक्वेस्ट दिया हुआ, मींस किसमें रिक्वेस्ट की गई है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करिए, उससे आपको बहुत आइडिया लगेगा कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। एंटोनिम ऑफ जस्टिस, देखिए जस्टिस का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, अनजस्टिस हो गया, डिसजस्टिस हो गया, ओके, और इनजस्टिस हो गया और इनजस्टिस हो गया। तो जस्टिस सब में लगा हुआ है, लेकिन आपको सही उसका पता होना चाहिए। जैसे जस्टिस का है, तो जस्टिस को इंग्लिश में न्याय कहते हैं, और इनजस्टिस क्या हो गया, अन्याय हो गया। तो इनजस्टिस जो है यहाँ पे जस्टिस का उल्टा हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द बर्ड वॉज किल्ड बाई अ क्रूअल बॉय, ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है। तो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, लेकिन इसका आपको एक्टिव बनाना है। तो मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस में बताने क्या होता है, अगर आपको रूल मान लीजिए नहीं भी याद आ रहा है तो आप अपने मन से द बर्ड वॉज किल्ड बाई अ क्रूअल बॉय, इसका आप अपने आप से एक्टिव बनाइए, और जो आपको सही लग रहा हो उसका फिर पैसिव बनाइए अपने आप। तो पैसिव वॉइस बना के देखेंगे, अगर जो आपको इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही अगर बन के आ रहा है आपसे, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इसी तरह मॉडल वर्ब के बारे में जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए मॉडल वर्ब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मॉडल वर्ब किसको किसको कहते हैं, देखिए जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये जो है वो मॉडल वर्ब है, इनको मॉडल वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिए। और फिर यहाँ पे व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंडिजिनस, जैसे सेंटेंस यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो आपको इंडिजिनस वर्ड दिया हुआ है। देखिए इंजीनियस, देखिए इंजीनियस, ठीक है। अब आपको इंजीनियस वर्ड दिया हुआ है, इसको ये पूछ रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कैसा शब्द है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये एडजेक्टिव है। ओके, तो इंजीनियस का मतलब जो होता है, इसको हम इंग्लिश हिंदी में प्रवीण कहते हैं। ओके, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रवीण। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बताने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, आप देखिएगा, क्वेश्चन करके देखिएगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन आ जाता है, यही जेंडर का होगा, फिर नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मीन सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे ऑक्स है, ठीक, जैसे ऑक्स है, तो ऑक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो ऑक्सेन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हमने ऐड किया, तो EN जो है हमने ऐड किया। ओके, अब ऑप्शन में इसमें जो दिया हुआ है
आर ई एन दिया हुआ है, देखिए ई एन भी दिया हुआ है, आर ई एन भी दिया हुआ है, ठीक, और आपका खाली एस भी दिया हुआ है, ओके, और ई एन भी दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लीजिएगा, इस तरह से भी, मतलब उसके सेंटेंस में मींस उसका जो नंबर है वो चेंज करना है आपको। यहाँ पे नंबर जैसे सिंगुलर में दिया हुआ है, उसका प्लूरल बनाना है, तो ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। जैसे टैक्सी दिया हुआ है, टैक्सी का क्या हो जाएगा, देखिए टैक्सी दिया हुआ है, तो टैक्सी का प्लूरल क्या हो जाएगा, टैक्सी का टैक्सीज हो जाएगा। इसमें हम एस जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमने क्या यहाँ पे ऐड किया, एस ऐड किया इसमें, ओके। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। और देख लेते हैं आपसे कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे गए, यही जो हमने बताया, डिस्कस किया, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। फिर यहाँ पे पैराग्राफ का क्वेश्चन आया, मीन्स ये जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन आता है, मैंने पहले बताया आपको। अब देखिए जो पैराग्राफ दिया हुआ उसमें ड्रास्टिक दिया हुआ है, वर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है, द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज मीन्स, तो जो ड्रास्टिक का मतलब है पैसेज में वो क्या है। तो आप पहले आप ड्रास्टिक का मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से करके देखिए, अगर उसमें से आपका सही उत्तर निकल आ रहा है तब तो ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है देन आप अनसीन पैसेज को पढ़िए, क्योंकि पेपर लंबा होता है। आप किसी भी एक पेपर में टाइम अगर बचा लोगे तो दूसरे पेपर में, सपोज करिए आपने इंग्लिश को कम टाइम में कर लिया, तो आप वो जो इंग्लिश में टाइम आपने बचाया उसको आप मैथ पे दे सकते हो, ओके, सीडीपी पे दे सकते हो। तो ये आप इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं, स्मार्ट पेपर सॉल्विंग कहते हैं, कि आप पहले उसमें देखिए कि क्वेश्चन में जो अनसीन पैसेज में बात को पढ़िए आप, लेकिन क्वेश्चन में दिए उनको पहले पढ़िए। अगर डायरेक्ट आपका उत्तर निकल आ रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत पावरफुल, ओके। सो इसका मतलब होता है, देखिए ड्रास्टिक का जो ऑप्शन दिया हुआ डिटरमाइंड, ऑर्डरली, कंसिस्टेंट और पावरफुल। सो ड्रास्टिक का मतलब होता है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली किसका मतलब, इसका जो पैसेज में मीनिंग होगा क्या निकलेगा, पावरफुल निकलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आ सकता है, कभी कभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है। वन हु नोज सेवरल मीन, जो कई सारे भाषाओं को जानता हो, लिंग्विस्टिक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ओके। और वन हु राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, जिसको जो अपनी जीवनी खुद लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, अपनी जीवनी खुद लिखने वाले को ऑटोबायोग्राफी, जो अपनी जीवनी खुद लिखता है उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ओके। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, ओके। सो आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो। अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी संस्कृत का भी करा दूंगा, मैथ का तो करा दिया है, वैसे काफी सारा मैथ का डिस्कस कर दिया है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइए कि मैं उसको कर दूंगा, ओके। थैंक यू।